me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the Duchess of Malfi which is written by John Webster. So आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द डचेस ऑफ माल्फी के बारे में. आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला हमें डचेस ऑफ माल्फी डिस्कस करना चाहिए बिकॉज आई गेस कल 1 अप्रैल को आपका एग्जाम है. तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था इस नॉवल को पढ़ने के लिए, तो मैं आपके साथ यहाँ पर एक प्लॉट समरी डिस्कस करूँगी ताकि आपको एग्जाम के लिए ये नॉवल अच्छे से क्लियर हो जाए कि आखिर इस नॉवल में होता क्या है. ये एक ट्रेजेडी है. सबसे पहले तो ये नॉवल एक ट्रेजेडी है, वो मैं आपके साथ अभी आगे डिस्कस करूंगी ही. सो हम देख लेते हैं कि हम डचेस ऑफ माल्फी के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट. सबसे पहले जॉन वेबस्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस प्ले. आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. इसमें लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ईजी हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी कैरेक्टर्स याद रखने में. देन समरी एंड देन थीम्स एंड सिम्बल्स. जो ये प्ले है ये बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपके पास कम है, तो आपको प्ले अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको इस प्ले में आखिर होता क्या है वो हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट जॉन वेबस्टर. सो हियर इज इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट. John Webster was great Elizabethan dramatist but little admired during his lifetime. So John Webster जो है वो एक Elizabethan dramatist थे, मतलब ड्रामा लिखते थे वो, लेकिन उनके टाइम पीरियड के मतलब जिस टाइम पर वो जिंदा थे उस टाइम उन्हें बहुत ही कम एडमायर किया गया. मतलब वो बहुत ही ग्रेट, उनके जो ड्रामा है वो बहुत अच्छे हैं. वो एक एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे, बहुत अच्छे उन्होंने प्ले लिखे, बट उनके लाइफ टाइम में उन्हें एडमायर नहीं किया गया. उनकी डेथ के बाद जो इनके प्ले थे उनको एडमायर किया गया. ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम उन्हें कभी भी एडमायर नहीं किया गया. आफ्टर हिज डेथ ही ब्रॉट इनटू द लाइमलाइट. मतलब जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद वो लाइमलाइट में आते हैं, लोगों को पता लगता है हु वाज जॉन वेबस्टर आफ्टर हिज डेथ. During his times, he was generally talked about as an instinctive, barbarous genius, the author of a pair of bloody, incoherent melodramas. But now, tide has turned. देखो जिस टाइम वो जिंदा थे उनके प्ले को बिल्कुल भी एडमायर नहीं किया गया. I told you. उन्हें क्या कहा गया? Instinctive, barbarous genius. ठीक है. ऑथर ऑफ अ पेयर ऑफ ब्लडी, ये कुछ एडजेक्टिव्स उनके लिए यूज किए गए, बट उनकी डेथ के बाद जो लहर है वो कंप्लीटली चेंज हो गई है और इन्हें ग्रेट ड्रामेटिस्ट कहा गया. बट वी हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट हिज बर्थ, पेरेंटेज एंड अर्ली लाइफ. सो वी डोंट नो वेयर ही वॉज बोर्न एंड वी डोंट नो अबाउट हिज एजुकेशन. सो हमें इनके लाइफ टाइम के बारे में, आई मीन इनके बर्थ के बारे में, इनके पेरेंट्स के बारे में, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में एज सच कोई नॉलेज नहीं है. ना हमें ये पता कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी अर्ली एजुकेशन कैसी थी. वी डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज देखो इनकी लाइफ टाइम पर इन्हें एडमायर नहीं किया गया, तो किसी ने सोचा नहीं कि इनके बारे में जानकारी थोड़ी हासिल कर लें. इनकी डेथ के बाद इन्हें एडमायर किया गया, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है. His literary activities divided into 3 periods. So, जॉन वेबस्टर की जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें 3 periods में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज कोलैबोरेशन एंड अप्रेंटिसशिप, जिसका टाइम पीरियड 1602 to 1607. 2 great tragedies 1610 to 14 एंड देन ट्रैजिक कॉमेडीज. ठीक है, इन 3 पीरियड्स में इनके लिटरेरी एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है. ये डिवीजन हम इसलिए कर देते हैं कि आखिर पता रहे इस टाइम पर उन्होंने ये चीज़ें ज़्यादा लिखी फिर ये लिखा, इसलिए डिवीजन करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट जॉन वेबस्टर. नाउ विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस प्ले. सो गाइज हियर इज इंट्रोडक्शन टू द प्ले. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1614. सो जो ये प्ले है 1614 में पब्लिश होता है. फर्स्ट परफॉर्म प्राइवेटली एट द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर. सो सबसे पहले जो ये प्ले था ये प्राइवेटली पब्लिश किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है. मतलब ये नहीं कि पूरी पब्लिक बैठे और सबको दिखाया गया, नो. फर्स्ट टाइम ये परफॉर्म जब होता है तब प्राइवेटली परफॉर्म होता है ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में. फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज शॉर्टली बिफोर ऑस्लर्स डेथ इन दिसंबर 1614. ठीक है, ऑस्लर की डेथ के जस्ट पहले ही इसको परफॉर्म किया जाता है. इन द ट्रेडिशन ऑफ एलिजाबेथन सेनेकन रिवेंज ट्रेजेडी, इट्स मीन ये एक जेकॉबियन रिवेंज ट्रेजेडी है. एक ट्रेजेडी है रिवेंज ट्रेजेडी और उसमें भी जेकॉबियन रिवेंज ट्रेजेडी. ये आपके एरा है, मतलब लिटरेचर का आपका एरा है जेकॉबियन, ये सब एरा है, उसी में जेकॉबियन रिवेंज ट्रेजेडी है. जो इनकी प्रीवियस इससे पहले जो प्ले था वो भी जेकॉबियन रिवेंज ट्रेजेडी ही था. दिस प्ले सेट्स इन माल्फी इन रोम. ठीक है, माल्फी में सेट होता है.
एंड इट इज अबाउट द डचेस ऑफ माल्फी। डचेस ऑफ माल्फी के बारे में ये प्ले है, हु मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम एंड किल्ड बाय द परमिशन ऑफ हर ब्रदर्स। दूसरी बार जो डचेस ऑफ माल्फी होती है वो शादी कर लेती है, जबकि उसके ब्रदर्स चाहते थे कि वो शादी ना करे, बट वो शादी कर लेती है सीक्रेटली और उसके बारे में पता लग जाता है और बाद में उसके जो ब्रदर है उसे मार देते हैं। मतलब उसके ब्रदर नहीं मारते, उसके ब्रदर के बिहाफ पर कोई और मारता है, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस प्ले। नाउ विल डिस्कस अबाउट द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। So guys, here is the list of character and first character we have is बसोला। So जो ये बसोला है, gentleman of the horse and villain of this play। इस प्ले का डचेस ऑफ माल्फी का जो विलेन है वो कौन है? बसोला। इसको जरूर याद रखना बिकॉज समटाइम क्वेश्चन आ जाता है बसोला एज अ विलन इन द डचेस ऑफ माल्फी, या बसोला पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बसोला बोल देते हैं कुछ लोग, बसोला। नेक्स्ट कैरेक्टर इज फर्डिनेंड, ड्यूक ऑफ कैलेब्रिया, ब्रदर ऑफ डचेस। सो फर्डिनेंड जो है वो कैलेब्रिया का ड्यूक है और डचेस का ब्रदर है। ऐसा तो नहीं है डचेस का मतलब नहीं पता, डचेस मतलब जो वुमेन लीडर होती है, ड्यूक की वाइफ या फिर ड्यूक के ही समान जिसकी पोजीशन होती है सोसाइटी में, सिमिलर टू ड्यूक। नेक्स्ट कैरेक्टर इज कार्डिनल, ब्रदर ऑफ फर्डिनेंड एंड डचेस। कार्डिनल जो है ये फर्डिनेंड और डचेस का ब्रदर है। तो यहाँ पर 3 बहन भाई है, फर्डिनेंड, कार्डिनल एंड डचेस, और विलन कौन है? बसोला। नेक्स्ट कैरेक्टर इज एंटोनियो, स्टीवर्ड ऑफ द हाउस होल्ड। सो जो ये डचेस का घर है, जिसका जो इसका पैलेस है, वहां पर एक स्टीवर्ड है एंटोनियो, एंड लेटर ऑन डचेस मैरिड हिम सीक्रेटली। ठीक है, डचेस इससे छुपकर, मतलब सबसे छुपकर इससे शादी कर लेती है। डचेस और एंटोनियो शादी कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट कैरेक्टर इज डचेस, सिस्टर ऑफ कार्डिनल एंड फर्डिनेंड। ठीक है, कार्डिनल और फर्डिनेंड की सिस्टर कौन है? डचेस ऑफ माल्फी, एंड वाइफ ऑफ एंटोनियो बिकॉज शी मैरिड हिम सीक्रेटली। सबसे छुपकर एंटोनियो से डचेस शादी कर लेती है। फर्स्ट कैरेक्टर पता लगा, बसोला जो विलन है। फर्डिनेंड, कार्डिनल और डचेस तीनों भाई बहन हैं। एंटोनियो जो कि स्टीवर्ड होता है, डचेस सबसे छुपकर उससे शादी कर लेती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज कैरियोला, ही विमेन। ही विमेन मतलब जो स्ट्रांग होती है, ब्रेव होती है, वेटिंग विमेन ऑफ डचेस। ठीक है, डचेस ऑफ माल्फी जो है उसकी वेटिंग विमेन है। देन डीलियो। देखो गाइज, मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ तक के कैरेक्टर्स अच्छे से लर्न होने चाहिए जो मैंने आपको अब तक 6 कैरेक्टर्स बताए हैं। ये 6 कैरेक्टर्स अच्छे से पता होने चाहिए, बाकी आगे हैं बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऊपर के ये 6-7 कैरेक्टर्स थे। देन डीलियो एंटोनियो का फ्रेंड होता है। देन जूलिया, कैस्ट्रूचियोज वाइफ, कार्डिनल्स मिस्ट्रेस। उसके बाद है फॉरबॉस्को, घोस्ट कैरेक्टर। सो जो फॉरबॉस्को है ये घोस्ट कैरेक्टर होता है, उसको स्टेज डायरेक्शन में मेंशन किया जाता है। देखो ये एक प्ले है, स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है, इट्स मीन स्टेज डायरेक्शंस भी दी जाती है। तो फॉरबॉस्को जो है वो स्टेज डायरेक्शन में मेंशन होता है, बट वो कभी भी इस प्ले में स्पीक नहीं करता, कभी भी बोलता नहीं है। देन कुछ लॉर्ड है, सिल्वियो, कैस्ट्रूचियो, रॉडरिगो, ग्रीसोलन, ये सब कुछ लॉर्ड हैं। एंड देन डॉक्टर है, कोर्ट ऑफिसर जैसे एस्ट्रोलॉजर, टेलर, प्रीस्ट, एंड देन ओल्ड लेडी। सो दीज आर दी कैरेक्टर्स। मैंने आपको बताया ऊपर के जो मेन कैरेक्टर्स है वो लर्न कर लेना अच्छे से। अब हम डिस्कस करेंगे समरी के बारे में। इसको अच्छे से समझना बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही पता होनी चाहिए और कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस समरी। So guys, here is the summary. Basically, it is a story of a young woman who is cruelly persecuted and killed because she marries beneath her rank. So ये story है एक young woman widow की, एक young woman जो कि widow होती है, उसकी ये story है जिसको बहुत क्रूली, ब्रूटली मार दिया जाता है क्योंकि वो अपनी रैंक से नीचे लड़के से शादी कर लेते हैं। जैसे आज भी सोसाइटी में बात होती है कि वो हमारे लेवल का नहीं है या वो हमारे लेवल की नहीं है, हमारी रैंक मैच नहीं करती, शादी नहीं हो सकती, इस तरीके की चीज़ें। सो जो ये यंग विमेन विडो होती है ये शादी कर लेती है एक ऐसी पर्सन से जो कि उसकी रैंक से नीचे है, उसकी सोशल क्लास, उस मैन की सोशल क्लास उस विमेन से नीचे होती है और इस कारण उस विमेन को मार दिया जाता है। और अगर कैरेक्टर्स ध्यान से समझोगे तो पता ही होगा वो विमेन कौन है, डचेस ऑफ माल्फी, और वो लो रैंक वाला पर्सन एंटोनियो। Central figure is young beautiful widow who is the Duchess of Malfi, falls in love with Antonio, steward of her household, has turned to court after his long stay in France. So क्या होता है, देखो सेंट्रल फिगर कौन है, डचेस ऑफ माल्फी,
वो शादी कर लेती है, वो एक विडो होती है, डचेस ऑफ माल्फी जो होती है वो विडो होती है, और वो शादी कर लेती है एंटोनियो से, जो कि स्टीवर्ड होता है उसके घर का। छुप कर शादी करते हैं, ये किसी को नहीं बताते, सीक्रेटली शादी करते हैं। और जो ये एंटोनियो है ये जस्ट अभी आया ही है रोम में, कहाँ से, फ्रांस में रहा था ये काफी टाइम तक, अभी वापस आ गया है रोम में। सो दैट विडो सीक्रेटली मैरिज एंटोनियो। सो जो ये विडो है, मतलब जो ये डचेस है, ये छुपकर शादी कर लेती है एंटोनियो से, बट बसोला हु इज द विलन सस्पेक्ट्स इट सून। अब ये विलन है, काम भी तो विलन वाले ही करेगा, इसे पता लग जाता है, ये सस्पेक्ट कर लेता है, इसे शक होता है कुछ तो गड़बड़ है, एंड ही थिंक्स दैट डचेस इज प्रेग्नेंट। Basola as Delio, Antonio's friend, cynical man content tells him. So Basola जो है वो एंटोनियो की फ्रेंड की तरह अपने आप को डिस्गाइज करता है, और जो भी चीजें यहाँ पर होती है वो कार्डिनल को इन्फॉर्म करता है। Duchess brother, Cardinal and Ferdinand leave the villain Basola to act as their spy. They leave the Malfi to go to the Rome. So देखो गाइस क्या होता है, डचेस के जो ब्रदर्स है कार्डिनल और फर्डिनेंड, वो जाते हैं रोम, और वो यहाँ पर स्पाई समझते हो, जासूस, वो यहाँ पर जासूस छोड़कर जाते हैं किसे, बसोला को। बसोला को बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं तुम्हें हमें इन्फॉर्म करनी है। ब्रदर वांट देयर सिस्टर अगेंस्ट सेकेंड मैरिज स्पेशली विद लो बर्थ। सो जो ये दोनों ब्रदर होते हैं कार्डिनल एंड फर्डिनेंड, ये अपनी बहन को वार्न करके जाते हैं कि तुम शादी, दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करोगी। और क्या कहते हैं, स्पेशली लो बर्थ का तो वो पर्सन हो ही ना, चलो शादी करने की तुम सोच भी रही हो तो वो पर्सन लो बर्थ का नहीं होना चाहिए। द टाइम फॉर चाइल्ड बर्थ कम्स। सो देखो बसोला जो थी वो प्रेग्नेंट थी, ब्रदर्स गए हुए थे रोम, और जो बसोला था उसको सस्पेक्शन तो हो गया था, सस्पेक्ट कर लिया था उसने कि कुछ तो गड़बड़ है, और अब प्रेग्नेंट थी डचेस, तो उसके बच्चे का जो पैदा होने का टाइम था वो नियर बाय आ चुका है। सो डचेस इज इन हर लेबर पेन्स। All her servants confined to their quarters to keep the whole things a secret. So देखो डचेस के जो सर्वेंट है वो बड़े अच्छे हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं इस चीज में, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो ये डचेस का सीक्रेट है ये सीक्रेट ही रहे और किसी को भी इस बारे में पता ना चले। But suspected Basola comes to know about the secret of the birth of a son from a horoscope dropped carelessly by Antonio. लेकिन जो ये बसोला है इसको पता लग गया है कि जो डचेस है उसको एक बेटा हुआ है, और ये किसकी वजह से पता लगता है, एंटोनियो की वजह से। अब ऐसा नहीं है कि एंटोनियो स्पेशली बसोला को इसके बारे में बताने जाता है, वो केयरलेसली बोलता है ये चीज और पता लग जाता है बसोला को। Bosola still does not know who is the father of the son, husband of the duchess. अब ये तो पता है that duchess gave a birth to a son, but he doesn't know who is the father of the child, who is the husband of duchess. तो अब मतलब किसको पकड़े? So Bosola sends this report to the brothers in Rome. तो जो बसोला है वो यहाँ पर एज अ स्पाई काम कर रहा है, अब उसे ब्रदर्स को तो इस बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इतनी बड़ी बात हो गई है, उसे इन्फॉर्म करना पड़ा, और बसोला उन ब्रदर्स को जो कि रोम गए हुए थे उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म करता है। फर्डिनेंड गेट्स फ्यूरियस, स्वेयर्स वेनेजेंस एंड कम्स बैक टू माल्फी। जो फर्डिनेंड है उसे बड़ा गुस्सा आता है और वापस आते हैं ये माल्फी, बट वापस आकर करे तो करे क्या, बिकॉज आइडेंटिटी ऑफ हर हस्बैंड इज नॉट येट नॉन टू बसोला और टू द ब्रदर्स, क्योंकि उसके हस्बैंड की आइडेंटिटी ना तो बसोला को पता है और ना ही ब्रदर्स को। तो अब वो आ गए हैं वापस, किसको पकड़े, किसको मारे। 2-3 years पास, 2-3 साल बीत गए। डचेस गिव्स बर्थ टू 2 more children। अब ये बड़ा कॉमिक लगता है यहाँ पर कि 2-3 साल बीत गए हैं, डचेस के 2 और बच्चे हो गए हैं, बट दे डोंट नो हु इज द हस्बैंड ऑफ डचेस। फर्डिनेंड कम्स टू नो अबाउट इट, रशेस टू माल्फी, goes straight to the bed chamber of Duchess, enters by using a duplicate key and threatens to kill her husband. सो फर्डिनेंड को बड़ा गुस्सा आता है कि एक बेटा पहले था, अब 2 और बच्चे हो गए हैं। तो फर्डिनेंड अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, एक तो उन्हें पता नहीं लग रहा है दैट हु इज द हस्बैंड ऑफ डचेस, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो वापस आता है दोबारा माल्फी, और वो सीधा डचेस के बेड चेम्बर में जाता है, एक डुप्लीकेट की का यूज करके वो उसके बेड चेम्बर में घुस जाता है और डचेस को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को जान से मार दूंगा। सो दैट्स वाई एंटोनियो रन्स अवे टू एनकोना। इसीलिए जो एंटोनियो है डचेस का हस्बैंड, वो एनकोना चला जाता है, एंड फर्डिनेंड लीव्स आफ्टर गिविंग हर अ डेगर।
शुड किल हरसेल्फ। सो देखो फर्डिनेंड इसके बेड चैम्बर में था और फर्डिनेंड इसे धमकी देता है तुम्हारे हस्बैंड को मार दूंगा ये सब, और जाने से पहले फर्डिनेंड डचेस को एक डैगर देकर जाता है। अब डैगर से तो क्या करते हो आप, किसी का कत्ल ही करोगे। तो ये चीज यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि फर्डिनेंड चाहता था कि डचेस तुम अपने आप को मार लो। देन द डचेस डिसमिस्ड एंटोनियो फ्रॉम स्टीवर्डशिप फॉर मिस अप्रोप्रिएशन। तो अब डचेस को लगा कि अगर कभी फर्डिनेंड को पता लगा दैट एंटोनियो इज हर हस्बैंड, तो वह एंटोनियो को बख्शेगा नहीं, उसे मार देगा। सो डचेस सोचती है क्यों ना मैं एंटोनियो को यहाँ से बाहर भेज दूँ, और वह एंटोनियो को अपनी स्टीवर्डशिप से बाहर कर देती है, उस पर एक इल्जाम लगा देती है फॉर मिस अप्रोप्रिएशन। बसोला प्रेजेस एंटोनियोज गुड क्वालिटीज। अब जब डचेस उस पर ये इल्जाम लगाती है, अब देखो एंटोनियो तो अच्छा पर्सन था, तो बसोला प्रेज करता है एंटोनियो को, और डचेस इतनी सीधी है, डचेस बिलीविंग बसोला टू बी अ फ्रेंड, कि बसोलो कितनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं एंटोनियो की, बहुत अच्छा है बसोला, ये सोच लेती है डचेस। एंड शी रिवील्स सीक्रेट ऑफ हर मैरिज टू हिम, और वो अपनी शादी का सारा सीक्रेट खुद ही बता देती है बसोला को, जो कि विलन है, जो चाहता ही है मुझे पता लगे कौन है इसका हस्बैंड और उसे हम खत्म करें। सो बसोला ड्यूली कन्वेज दिस इंफॉर्मेशन टू द फर्डिनेंड। बसोला का तो इंतजार था कब मुझे पता लगे और मैं फर्डिनेंड और कार्डिनल को इस बारे में इन्फॉर्म करूं। तो जैसे ही पता लगा बसोला को, बसोला ने इन्फॉर्म कर दिया इस बारे में फर्डिनेंड को। बसोला गिव्स हर सो कॉल्ड फ्रेंडली एडवाइस। अब देखो बसोला को यहाँ पर बता रही है डचेस की अपनी शादी का पूरा सीक्रेट, तो बसोला भी उसे सो कॉल्ड एडवाइस देता है। फ्रेंड तो वो है नहीं, तो इसलिए सो कॉल्ड कहा है दैट गो टू द श्राइन ऑफ लोरेटो, कि लोरेटो की श्राइन पर जाओ। और वहां पर जब वो जाती है, शी मीट्स एंटोनियो एंड दिस प्रूव्स टू बी हर लास्ट मीटिंग विद हर हस्बैंड। सो जब डचेस श्राइन ऑफ लोरेटो जाती है, वहां पर वो मिलती है किससे, अपने हस्बैंड एंटोनियो से, एंड दिस प्रूव्स टू बी हर लास्ट मीटिंग विद हर हस्बैंड। ये इन दोनों की लास्ट मीटिंग होती है। कार्डिनल एक्सरसाइजेज हिज इन्फ्लुएंस विद पोप एंड गेट्स डचेस एंड एंटोनियो बैनिश्ड फ्रॉम एनकोना। तो देखो जो कार्डिनल है ना, पहली बात तो क्या होता है, जब ये बसोला इन्हें एडवाइस करता है तो डचेस और एंटोनियो कहाँ चले जाते हैं, एनकोना। लेकिन कार्डिनल वहाँ का जो रूलर है एनकोना का, वो कौन है, पॉप। पॉप हेड होता था। सो पोप के साथ कार्डिनल के अच्छे रिश्ते थे एंड कार्डिनल का उसको अच्छा इन्फ्लुएंस भी था। सो कार्डिनल उसको बोलता है कि डचेस और एंटोनियो को यहाँ से बाहर फेंक दो, मतलब निकाल दो, और वो निकाल देता है। सो दैट्स वाई दे डिसाइड एंटोनियो अलॉन्ग विद एल्डेस्ट सन शुड गो टू मिलान वाइल डचेस इज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड इन हर ऑन पैलेस। सो एंटोनियो तो बचकर भाग जाता है, मतलब डचेस जो है वो एंटोनियो को वहां से भेज देती है, अपने बड़े बेटे को भी एंटोनियो के साथ ही भेज देती है डचेस, और बड़ा बेटा और एंटोनियो दोनों कहाँ चले गए, मिलान। और डचेस यहाँ पर रह जाती है अपने बाद के दोनों बच्चों के साथ, और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके खुद के ही पैलेस में उसे इम्प्रिजन कर दिया जाता है, मतलब कैदी बना दिया जाता है। दे परसिक्यूट बट शी सबमिट्स टू हर फेट विद काम एंड करेज। मतलब वो उस पर अत्याचार भी करते हैं, बट जो डचेस है वो इस चीज को बड़ा कामली एक्सेप्ट करती है। द डचेस इज सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। अब उस पर टॉर्चर भी किए जाते हैं, किस तरीके से, अब देखो, ऑफर्ड अ डेड मैन्स हैंड इन द डार्क। ठीक है, बिल्कुल अंधेरा है और एक डेड मैन का हैंड आ जाता है, इस तरीके से अपीयर होता है। शॉन वैक्स फिगर ऑफ हर हस्बैंड एंड चाइल्ड एज इफ दे वर डेड। उसके बच्चों की और उसके हस्बैंड की वैक्स फिगर बनाकर उसके सामने रख दी, इस तरीके से लाइक वो मर गए हों। सो ये कितना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं इसके ऊपर। एंड मेडमेन आर लेट लूज अपॉन हर who talk loudly, sing and dance before and around her। अब पागल लोगों को उसके इर्द गिर्द छोड़ दिया है, जो कि उसके आसपास गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो इस तरीके से वो डचेस को टॉर्चर करते हैं। फाइनल स्टेप इज टेकन बाय बसोला, कम्स विद एक्सिक्यूशनरीज विद कॉफिन कॉर्ड एंड अ बेल। ठीक है, फाइनल स्टेप यहाँ पर कौन लेता है, बसोला। Under Basola's suspicion, Duchess, her waiting women Cariola and 2 other children are done to death। बसोला की सुपरविजन में डचेस की जो वेटिंग विमेन कैरियोला होती है उसको और डचेस के दोनों बच्चों को मार दिया जाता है। And they were killed horribly। The incident of killing them is very very horrible। First, Basola asked Duchess टू प्रिपेयर फॉर हर डेथ। सबसे पहले तो जो बसोला है वो डचेस को बोलता है कि अपनी डेथ के लिए तैयार हो जाओ।
and she welcomes death by saying it is the best gift that her brother can give her. सो जब बसोला बोलता है डचेस को कि अपनी डेथ के लिए तैयार हो जाओ, तो क्या बोलते हैं डचेस? दैट इट इज द बेस्ट गिफ्ट हर ब्रदर कैन गिव हर. उसके भाई उसे इससे अच्छा गिफ्ट कोई भी नहीं दे सकते. मतलब वो अपने फेट को फ्रीली कामली एक्सेप्ट कर रही है. हर डेथ ब्रिंग इट्स ऑन रिट्रीब्यूशन. तो देखो, अब डचेस को तो मार दिया, डचेस की तो हो गई है डेथ, लेकिन इसकी डेथ के भी और ही रिट्रीब्यूशंस होते हैं, इसकी डेथ की भी अलग ही पनिशमेंट्स हैं. जैसे फर्डिनेंड फिल्ड विद रिपेंटेंस एंड रिमोर्स एज ही कैन नॉट बियर द साइट ऑफ अ डेड्स फेस. सो क्या होता है, मार दिया डचेस को, लेकिन अब फर्डिनेंड बड़ा ही पछताता है, क्योंकि वो अपनी बहन का वो मरा हुआ चेहरा जब देखता है तो उसे बड़ा रिपेंट होता है, वो बहुत पछताता है. फिल्ड विद रिपेंटेंस, फर्डिनेंड रिफ्यूजेस टू रिवॉर्ड बसोला फॉर हिज सर्विसेज. अब देखो, फर्डिनेंड को बड़ा पछतावा हुआ कि उसने अपनी खुद की बहन को मरवा दिया, ऐसा किया, और वो क्या बोलता है कि वो बसोला को इसके लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं देगा, क्योंकि बसोला ने मारा है डचेस को, मतलब मरवाया है डचेस को किसकी परमिशन से? फर्डिनेंड और कार्डिनल की परमिशन से. अब फर्डिनेंड भी और कार्डिनल भी दोनों ही बसोला को पे करने से मना कर देते हैं, कोई भी रिवॉर्ड देने से मना कर देते हैं. अब बसोला को तो गुस्सा आएगा कि इनके कहने पर मैंने मतलब इतने सारे लोगों का कत्ल कर दिया और अब ये मुझे उसके बदले कुछ दे ही नहीं रहे हैं. So Basola becomes mad with rage and decides to have revenge upon the two brothers. So Basola decide करता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो decide करता है कि अब मैं इन दोनों भाइयों से बदला लूंगा. So Basola goes to the court of the cardinal and tries to use cardinal's mistress to get information, but she is poisoned by cardinal. So Basola क्या करता है, जाता है कार्डिनल के पैलेस पे, सोचता है कार्डिनल की मिस्ट्रेस से कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, बट कार्डिनल उसको पॉइजन देकर मार देता है. फर्डिनेंड कंसाइंस टर्न्स हिम मैड. अब फर्डिनेंड इतना ज्यादा पछताता है कि वो पागल हो गया. एंटोनियो रिटर्न्स टू द कार्डिनल्स बेड चैम्बर इन डार्क. बसोला स्टैब्स हिम थिंकिंग हिम टू बी अ कार्डिनल. थिंकिंग हिम टू बी कार्डिनल. सो एंटोनियो अब वापस आता है, जब उसे पता लगता है कि डचेस को उसके दोनों बच्चों को मार दिया, तो एंटोनियो वापस आता है रोम में, और वो सबसे पहले कार्डिनल के बेड चैम्बर में जाता है. और जब वो कार्डिनल के बेड चैम्बर में जाता है, वहां पर कौन होता है? बसोला होता है. और बसोला रात के मतलब उसके बेड चैम्बर में कार्डिनल के बेड चैम्बर में अंधेरा होता है, और बसोला को दिखता नहीं है कि ये कार्डिनल नहीं बल्कि ये तो एंटोनियो है. बसोला सीधा जाता है और उसको स्टैब कर देता है, मतलब चाकू घोंप देता है. वो सोचता है कि कार्डिनल है और वो कार्डिनल को मारना चाहता था. देन कार्डिनल अपीयर्स. अब उसके बाद कार्डिनल भी आ गया जिसको मारना चाह रहा था. पहले तो एंटोनियो को मार दिया, कार्डिनल भी आ गया. बसोला स्टैब्स हिम एज वेल. बसोला उसे भी मार देता है. हियरिंग द क्राइज फॉर हेल्प. अब चिल्लाता है ये कौन? कार्डिनल को जब मारता है बसोला तो कार्डिनल चिल्लाता है. एंड फर्डिनेंड अपीयर्स. वो सोचता है कि कोई हेल्प के लिए बुला रहा है. फर्डिनेंड वहां जाता है और फर्डिनेंड वहां जाकर बसोला को स्टैब कर देता है. एंड इन टर्न बसोला स्टैब्स फर्डिनेंड. सो किसने किसको मारा? तो सबसे पहले तो कार्डिनल के बेड चैम्बर में आया एंटोनियो. वहां पर होता है अंधेरा, तो वहां पर आ जाता है बसोला, और वो सोचता है कि कार्डिनल के बेड चैम्बर में कार्डिनल ही होगा, और वो मार देता है एंटोनियो को. बाद में वो देखता है कि ये तो एंटोनियो था, और उसी टाइम वहां पर कौन आ जाता है? कार्डिनल भी आ जाता है. तो जो बसोला होता है वो कार्डिनल को भी मार देता है. कार्डिनल चिल्लाने लगता है. वहां पर बचाने के लिए आता है फर्डिनेंड, और जो फर्डिनेंड है वो बसोला को मार देता है, स्टैब कर देता है. और उसके बाद जो बसोला है वो फर्डिनेंड को भी मार देता है. मतलब चाकू घुसा हुआ है बसोला के अंदर, बट उसमें थोड़ी जान है, और वो तुरंत ही फर्डिनेंड को भी मार देता है. सो इन दिस वे बसोला डिस्ट्रॉयज द होल फैमिली एंड डिस्ट्रॉयड हिमसेल्फ इज वेल. सो इस तरीके से जो बसोला है वो पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है, और खुद को तो कर ही लेता है. ओनली एल्डेस्ट सन ऑफ डचेस सर्वाइव एंड ही इनहेरिट्स द एस्टेट ऑफ माल्फी. सो डचेस का जो सबसे बड़ा बेटा होता है, जो कि एंटोनियो के साथ चला गया था मिलान, वो जिंदा बच जाता है और माल्फी को वही इनहेरिट करता है. बट गाइज देखो, मैं आपको यहाँ पर 2-3 एनालिसिस के पॉइंट बता देती हूँ. यहाँ पर ये प्ले खत्म हो चुका है, ठीक है, कि उसका जो बड़ा बेटा है वो इनहेरिट कर लेता है माल्फी को. देयर इज नो पोएटिक जस्टिस फॉर द इनोसेंट एंड वर्चुअस डचेस. इस प्ले में कोई भी इंसाफ नहीं मिलता है डचेस को. एंटोनियो एंड 2 children also suffer and are destroyed. एंटोनियो भी और उसके दोनों बेटों को भी सफर करना पड़ता है. देखो, देयर इज नो पोएटिक जस्टिस
for the innocent and virtuous duchess, but there is partial justice, as the wicked do not prosper and are destroyed in the end. कोई poetic justice बेशक से डचेस को नहीं मिला, लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पार्शियल जस्टिस तो है, क्योंकि जो विकेड है, जो बेकार है, जो खराब लोग हैं, वो प्रोस्पेर नहीं करते हैं और लास्ट में जाकर उसका अंत होता ही है. कहते हैं ना, जो बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई की जीत कभी भी नहीं होती है, बुराई एट लास्ट जाकर खत्म हो ही जाती है. सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस प्ले. नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम्स. सो हियर आर द थीम्स. फर्स्ट थीम इज लव, जिसके कारण ये पूरा इंसिडेंट, ये पूरा प्ले हुआ कि डचेस को प्यार हो जाता है, एंटोनियो से शादी कर लेते हैं और ये पूरा सीन क्रिएट होता है. देन सफरिंग एंड डेथ. ऑब्वियसली सफरिंग एंड डेथ सब सफ़र करते हैं, क्योंकि डचेस और एंटोनियो सीक्रेटली शादी कर लेते हैं. डचेस सफ़र करती है, डेथ हो जाती है. कैरियोला जो कि उसकी वेटिंग विमेन होती है, वो भी सफ़र करती है, उसकी भी डेथ हो जाती है. उसके इवन बच्चे भी, और उसका हस्बैंड एंटोनियो भी सफ़र करता है. देन रिवेंज. रिवेंज तो इसमें थीम है ही. देन क्लास, बिकॉज देखो जो डचेस के ब्रदर थे कार्डिनल एंड फर्डिनेंड, वो क्या कहते हैं डचेस को कि तुम किसी भी लो क्लास के पर्सन से शादी नहीं करोगे. सो सोशल क्लास इज ऑल्सो अ थीम हियर. देन डिस्गाइज. डिस्गाइज तो थीम है ही. इसके अलावा भी काफ़ी सारी थीम्स आपको प्ले में मिल जाएंगी. सो दीज आर दी थीम्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट सिम्बल्स, सो सिम्बल इज पॉइजन, क्योंकि उसे देकर ही मारा जाता है. किसे? कार्डिनल की मिस्ट्रेस को. सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस प्ले द डचेस ऑफ माल्फी. और बहुत जल्दी में मैंने इस प्ले को रिकॉर्ड किया है, इसके नोट्स बनाए हैं. सो आई होप आपको ये प्ले अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इसको लेकर आपको कोई भी डाउट है, देन यू गाइस कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज. ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन व्हाट्सएप. सो आई गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और कई बार मैं आपके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ व्हाट्सएप पर भी और इंस्टाग्राम पर भी. सो आप दोबारा मुझे रिमाइंड करा दिया करो. एंड आई होप आपको ये प्ले अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर आपको ये प्ले पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.